अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मारवा हाउस किसी राजा महाराजा के पैलेस से कम नहीं था। पूरा मारवा परिवार एक साथ मेन मारवा हाउस में ही मिलजुल कर रहता था, मगर तभी भी परिवार के सदस्यों का एक दूसरे से मिलना बहुत ही कम होता था। सबके अलग अलग कमरे, अलग अलग गाड़ियां, नौकर चाकर, एक घर में रहने के बावजूद सबकी अपनी अपनी प्राइवेट लाइफ थी। मगर मारवा खानदान की दादी माँ ने एक नियम बनाया था, जिसे परिवार के हर सदस्य को हर हाल में पूरा करना था। महीने में एक बार सारे परिवार को एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच या डिनर करना होता था। इससे कम महीने में एक बार सारा परिवार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकता था, क्योंकि आर्यन को ज्यादातर परिवार के लोग नापसंद करते थे। आर्यन इस फैमिली का लंच या डिनर का हिस्सा नहीं बनता था, मगर रोहित जानता था कि रिया आर्यन से अलग थी। रिया को लोगों से डर नहीं लगता था। वह लोगों की बातों का जवाब देना अच्छी तरह जानती थी और लोगों की हरकतों का सामना भी अच्छी तरह करना जानती थी। रोहित ने रिया को अपने हाथों में उठा लिया और ग्राउंड फ्लोर पर बने मारवा हाउस के मेन लिविंग हॉल की ओर जाने लगा। लिविंग रूम में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल सजाया गया था। आज कुक ने परिवार के लगभग सभी सदस्यों के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाई थी और टेबल पर सजा दी थी। मारवा हाउस का हॉल इस वक्त बिल्कुल किसी राजा महाराजा की दावत महफिल जैसा लग रहा था। पंकज मारवा, आयुष मारवा और पीयूष मारवा का बेटा लड्डू भी मौजूद थे। हॉस्पिटल में हुए हादसे के बाद रोहित ने पंकज मारवा और उसके बेटे पीयूष मारवा को अच्छा सबक सिखाया था। अब दोनों बाप बेटे पिछले कई दिनों से चुपचाप ऑफिस में अपने काम से काम रखने लगे थे और परिवार में भी अब किसी तरह की हरकत करने की कोई कोशिश नहीं करते थे। लड्डू टेबल पर बैठा अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था। मारवा परिवार के बाकी के सदस्य भी अपने से ही टेबल पर बैठे थे। दादी माँ ठीक हेड ऑफ फैमिली के बगल वाले चेयर पर बैठी थी। इस वक्त मारवा खानदान का बिजनेस और फैमिली हेड रोहित मारवा था, इसलिए हेड की चेयर पर बैठने का अधिकार सिर्फ उसी को था। जैसे ही रोहित नन्ही सी रिया को लेकर डाइनिंग टेबल पर आया, रोहित ने कहा, आर्यन बेटा, अपनी बड़ी दादी माँ को हाय नहीं कहोगे? रिया समझ गई थी कि यह वही बड़ी दादी माँ है जिनको धक्का देने का एलिगेशन आर्यन पर बाकी की फैमिली मेंबर्स ने लगाया था। बड़ी दादी माँ के एक्सीडेंट से पहले आर्यन और बड़ी दादी माँ के रिलेशन काफी अच्छे थे। दोनों के बीच काफी प्यार था, मगर आज रिया को इस तरह अपने से उखड़ा उखड़ा देखकर दादी माँ को लगा कि शायद इतने दिनों में हुए बाकी फैमिली मेंबर ने बर्ताव से बच्चे के मन पर शायद कोई गहरी चोट पहुंची होगी। इसलिए पहले की तरह अब आर्यन दादी माँ के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पा रहा था। दादी माँ ने रोहित को अपनी चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, नन्हे से बच्चे को किसी भी चीज के लिए फोर्स मत करो। वक्त के साथ साथ वह फिर से अपनी दादी माँ के साथ बिल्कुल पहले की तरह पेश आने लगेगा। दादी माँ की बात पूरी होते ही पंकज मारवा ने सबके बीच अनाउंस करते हुए कहा, मुझे लगता है माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी आर्यन दिमागी तौर से बाकी बच्चों से थोड़ा कमजोर है, ठीक से बोल भी नहीं पाता। हमें उसे जबरदस्ती किसी के साथ बोलने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। दरअसल पंकज मारवा यह बात कहकर आर्यन को सपोर्ट नहीं बल्कि दूसरों के सामने जलील करना चाहता था। दादी माँ ने पंकज मारवा की यह बात सुनते ही अपनी आवाज ऊंची करते हुए पंकज मारवा से कहा, यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यन दिमागी तौर से बिल्कुल ठीक है। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि वह बातें समझता नहीं, बल्कि कम बोलने का मतलब ये है कि वह दूसरे लोगों की तरह फिजूल की बातें करना नहीं चाहता। अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए पंकज मारवा ने कहा, बिल्कुल ठीक बात कही आपने, मगर क्या है कि रोहित के बाद अगर मारवा खानदान और मारवा इंडस्ट्रीज के हेड की पोजीशन आर्यन को संभालनी है तो उसे बोलना सीखना होगा, क्योंकि लोग हेड ऑफ द कंपनी की पोजीशन पर एक अच्छे लीडर को देखना चाहते हैं। तभी तो मारवा इंडस्ट्रीज का नाम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा। पंकज मारवा की बात को बीच में काटते हुए सनी ने कहा, मेरे ख्याल से अंकल, आर्यन जब तक इतना बड़ा हो जाएगा तब तक सब कुछ सीख जाएगा। सन्नी की बातों में हामी भरते हुए दादी माँ ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है सनी। अभी आर्यन की उम्र ही क्या है, अभी तो वो बहुत छोटा है।
पंकज मारवा ने दादी माँ की बात को रिपीट करते हुए कहा, सही कहा आपने माँ, अभी तो बहुत छोटा है आर्यन, लगभग लड्डू की उम्र का। और यह देखिए, इस लड्डू को सारा दिन पढ़ता रहता है, न जाने कौन से क्लासेस करता है अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, मगर यह इतनी सी बात नहीं समझता कि आगे चलकर इसकी इस पर्सनालिटी और मेहनत का कोई मतलब नहीं रहने वाला। आखिरकार उसे उसी के अंडर काम करना होगा, जिसे आप लोग कंपनी सौंपेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि रोहित कंपनी की भलाई के लिए फ्यूचर में भी कंपनी की भागदौड़ किसी होनहार और काबिल कैंडिडेट के ही हाथ में सौंपेंगे। इससे पहले कि फैमिली डिनर पर जब भी रोहित आर्यन को लेकर आया था, तब अगर किसी भी फैमिली मेंबर ने आर्यन के बारे में ऐसी बात की थी तो रोहित ने उसे अच्छा सबक सिखाया था। मगर आज पंकज मारवा की ऐसी बातों पर भी रोहित चुप था। अपने सामने हो रही बातों को सुनने के बाद रोहित के ठीक बगल वाली सीट पर बैठी हुई रिया ने अपने ठीक सामने बैठी हुई दादी माँ से कहा, हेलो बड़ी दादी माँ, हॉस्पिटल से आने के बाद आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई है। आई थिंक कुछ ही दिनों में हम पहले की तरह फिर से खेलने लगेंगे। रिया के मुंह से यह बातें निकलते ही टेबल पर बैठे सभी लोग शॉक हो गए। आज तक जिस लड़के की आवाज तक परिवार के किसी मेंबर ने सुनी नहीं थी, उसे इस तरह दादी माँ के साथ बात करते हुए देखकर सभी लोग हैरान हो गए। पंकज मारवा ने हैरानी से रिया की ओर देखते हुए कहा, क्या अभी अभी तुम्हारे मुंह से आवाज निकली? पंकज मारवा की बातों का जवाब देते हुए रिया ने रोहित से कहा, डैड, क्या उस अंकल को ठीक से सुनाई नहीं देता? मेरे ख्याल में उनकी बढ़ती उम्र की वजह से उनके कानों में सुनने की ताकत थोड़ी कम हो गई है। मगर ये तो अफसोस की बात है, हमारे खानदान ने लोगों के लिए इतनी बड़ी लाइफ केयर हॉस्पिटल बनाई है, मगर हमारे ही फैमिली मेंबर का इलाज नहीं हो पा रहा है। आपको उन अंकल को कानों का इलाज जल्दी से करवाना चाहिए डैड। आर्यन के मुंह से इस तरह का जवाब सुनकर पंकज मारवा और पीयूष मारवा के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह बच्चा जो कल तक ठीक से हेलो भी नहीं बोल पा रहा था, वह अचानक ही इस तरह का मुंह तोड़ जवाब कैसे देने लगा था। रिया का जवाब सुनकर रोहित अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। अचानक ही आई मुस्कुराहट को छुपाने के लिए रोहित मारवा ने नैपकिन से अपने होठ कवर कर लिए। तभी दादी माँ ने अपने दोनों हाथ आर्यन की ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरे बच्चे, क्या तुम अपनी दादी माँ से नाराज हो? यह कहते हुए दादी माँ की आंखों से आंसू निकलने लगे। रिया झट से अपनी चेयर से उठी और दौड़कर दादी माँ की बाहों में चली गई और कहने लगी, आर्यन आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता, बड़ी दादी आपसे बहुत प्यार करता है। आर्यन ने आपको बहुत मिस किया जब आप हॉस्पिटल में थी, पर हम अब बिल्कुल पहले की तरह फिर से साथ साथ वक्त गुजारेंगे और खेलेंगे भी। यह बात सुनते ही दादी माँ ने रिया को गले से लगाकर चूम लिया। आर्यन को इस तरह अपने साथ बात करते हुए देखकर दादी माँ की आंखें भर आई थी और उनके हाथ लगभग कांपने लगे थे। दादी माँ की एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर रिया को पहना दी। यह देखकर सारे के सारे फैमिली मेंबर अपनी जगह से खड़े हो गए। दादी माँ की अंगूठी एक बेशकीमती हीरे से बनी थी। यह हीरा कम से कम 200 साल पुराना और बहुत ही रियल डायमंड था। मारवा खानदान में शादी करने के बाद दादी माँ को अपनी सास से ये अंगूठी मिली थी। यह रिंग मारवा खानदान की हेड की बीबी को जनरेशन टू जनरेशन पास की गई थी। दादी माँ ने हमेशा चाहा था कि रोहित जब शादी करके बहू घर ले आएगा तो वही अंगूठी अपनी बहू को देकर मारवा खानदान की लेगेसी उसे पास कर देगी। आज यह अंगूठी आर्यन को जब दादी माँ ने दी, तब बाकी के फैमिली मेंबर्स हैरान से उन्हें देखने लगे। पंकज मारवा ने अपनी माँ के पास आकर कहा, यह क्या कर दिया आपने? यह अंगूठी तो मारवा खानदान की बहू को देनी थी आपको, आपने आज इसे आर्यन को क्यों दे दी? यह बेशकीमती अंगूठी इस बात का प्रतीक है कि मारवा खानदान में हमेशा मर्दों से ऊंचा दर्जा औरतों को दिया जाता है। आपने इस तरह से खानदानी ट्रेडिशन को क्यों बदला? पंकज को शांत करवाते हुए दादी माँ ने कहा, देखो मेरी बात यह है कि अब मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, आज हूँ कल नहीं। यह अंगूठी भविष्य में आर्यन अपने वाइफ को मेरी तरफ से गिफ्ट कर देगा। आई थिंक यही सही रहेगा। किसी को मेरे इस फैसले पर ऐतराज है? दादी माँ ने जब कड़क आवाज में यह बात सबसे पूछी तो किसी ने ऐतराज उठाने की हिम्मत नहीं की।
और सब चुपचाप मुस्कुराकर दादी माँ के इस फैसले को सपोर्ट करने लगे। एक तरह से दादी माँ ने यह अनाउंसमेंट कर दी थी कि भविष्य में रोहित मारवा की जगह आर्यन को ही मिलेगी। दादी माँ के इस फैसले पर नाराज पंकज ने मुस्कुराकर ताली बजा रहे लड्डू की ओर देखा और फिर से अपनी माँ की ओर देखकर कहा, माँ, यह तुम गलत कर रही हो। आप अगर सब कुछ आर्यन को दे देगी तो लड्डू का क्या होगा? वह भी तो इसी परिवार का हिस्सा है। अपने दादा के मुंह से यह बात सुनकर लड्डू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए लड्डू की ओर देखा और कहा, अगर फ्यूचर में लड्डू को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वह अपने चाचा रोहित से मांग लेगा। पंकज और आयुष खामोश अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। दादी माँ ने फिर से अपनी गोद में बैठी रिया की ओर देखकर कहा, आर्यन बेटा, इस अंगूठी को बहुत संभाल कर रखना। अंगूठी की ओर देखते हुए रिया ने दादी माँ से कहा, बड़ी दादी, यह अंगूठी तो बहुत प्रेशियर है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अपने परपोते के सर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए दादी माँ ने कहा, बड़ों ने दी हुई गिफ्ट्स को कभी रिजेक्ट नहीं करते, आशीर्वाद समझकर रख लिया करते हैं। नन्ही रिया ने कंफ्यूज होकर रोहित की ओर देखा। अपनी नजरें झुकाकर मुस्कुराते हुए रोहित ने इशारे से रिया से वो अंगूठी रख लेने को कहा। रोहित ने अपने दोनों हाथ डाइनिंग टेबल पर रखकर रिया से कहा, देखो आर्यन, तुम्हारी एक बात तो सही है कि वह अंगूठी बहुत कीमती है और तुम अभी बहुत छोटे हो, पर क्योंकि तुम्हारी बड़ी दादी ने तुम्हें यह गिफ्ट दी है, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। मगर क्योंकि तुम आज अभी बहुत छोटे हो, यह रिंग तुम नहीं पहन सकते। हम एक काम करते हैं, यह रिंग तुम्हारी मम्मी को पहना देंगे। रोहित के मुंह से आर्यन की माँ के बारे में सुनते ही दादी माँ की आंखें बड़ी हो गई। क्यूरोसिटी बढ़ने की वजह से दादी माँ के हाथ भी कांपने लगे। दादी माँ को बहुत पहले ही रोहित ने बता दिया था कि वह पूरी जिंदगी सिंगल ही रहने वाला है। दादी माँ यह सोचकर खुश हो रही थी कि शायद रोहित ने अपना इरादा बदल लिया है और वह फाइनली शादी करने वाला था। डाइनिंग टेबल पर बैठे पंकज और आयुष फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अचानक ही उन पर मुसीबतों के पहाड़ एक साथ टूट पड़े थे। रोहित की शादी का मतलब था कि अगर रोहित के शादी के बाद और बच्चे हुए तो जायदाद का और ज्यादा बंटवारा होगा। उन्हें अचानक ही लड्डू के फ्यूचर की चिंता होने लगी। तभी पंकज ने ग्लास पर चम्मच मारते हुए कहा, ठीक है, अब घर के बड़े एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो सब बच्चे लिविंग रूम से बाहर जाकर गार्डन में खेलो। जैसे ही पीयूष ने लड्डू को बाहर जाने का इशारा किया, लड्डू ने आगे आकर रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो आर्यन, हम बाहर जाकर खेलते हैं। मेरे पास मोबाइल में एक गेम है, इसे खेलते हैं, बहुत ही आसान है, तुम जल्दी सीख जाओगे। लड्डू की यह बात सुनते ही दादी माँ ने कहा, बच्चे को इस तरह मोबाइल फोन पर गेम्स नहीं खेलने चाहिए। इस पर आयुष मारवा ने अपनी दादी से कहा, दादी माँ, आजकल ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मोबाइल में गेम खेलने से ही बच्चों की इंटेलिजेंस के बारे में पता चलता है। यह उनके माइंड को बड़ी छोटी सी उम्र से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। पढ़ाई के साथ साथ हर चीज में बच्चों को एक्सपोजर मिलता है। तभी तो बड़े होकर आर्यन भी रोहित जैसा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनेगा। मुझे लगता है कि आर्यन भी गेमिंग कर सकता है, उसे खेलने दीजिए। अगर आजकल के ट्रेंड के हिसाब से बच्चे की ग्रूमिंग नहीं हुई तो फिर बड़े होकर उसे बाकी लोगों के साथ कंप्लेंट होने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आयुष की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो यह कहना चाहता था कि अगर आर्यन आजकल के बच्चों की तरह मोबाइल गेम्स खेलने में एक्सपर्ट नहीं है तो यकीनन आगे जाकर वह बाकी बच्चों के साथ जिंदगी में भी कंप्लेंट नहीं कर पाएगा। लड्डू ने अपना गेमिंग टैबलेट निकालते हुए कहा, चलो आर्यन, तैयार हो जाओ गेम खेलने के लिए। आज सबके सामने फैसला हो जाएगा कि तुम सचमुच इंटेलिजेंट हो या स्टूपिड। लड्डू की चैलेंज सुनते ही रिया ने अपना फोन जेब से निकाला और मुस्कुराते हुए लड्डू से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ यह गेम खेलने के लिए, मगर मेरे फोन में अभी ये गेम डाउनलोड नहीं है। पहले मैं यह गेम डाउनलोड कर लूँ, फिर हम चैलेंज शुरू करेंगे। दादी माँ ने रिया को समझाते हुए कहा, देखो आर्यन बेटा, किसी के उकसाने पर कभी भी कोई ऐसा फैसला मत लेना जिससे तुम्हें बाद में पछतावा हो। तुम अगर गेम नहीं खेल सकते हो तो इसका मतलब
यह नहीं है कि तुम बाकी बच्चों से किसी भी बात में पीछे हो। अपने हाथ में पकड़े हुए टॉक्स पर बटर लगाते हुए पंकज मारवा ने कहा, माँ, आपका आर्यन तो किसी भी बच्चे से किसी मामले में पीछे नहीं है। तो आज तो आपने खुद ही यह बात साबित कर दी है। बिना किसी कारण इतनी बड़ी विरासत उसके हाथ में थमा दी है। अब ये बेचारे लड्डू को ही देख लो, दिन रात पढ़ाई करता है, पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीजों में भी इतना तेज है। फिर भी आज तक उसे क्या मिला? जब दोनों बच्चों खेलना चाहते हैं तो मुझे लगता है उन्हें खेलने देना चाहिए। आखिर इन सब बातों से ही तो हमें दोनों बच्चों के बीच में कौन ज्यादा काबिल है इस बात का पता चलेगा। अपनी आवाज ऊंची करते हुए दादी माँ ने पंकज मारवा से कहा, एक मामूली खेल को तुम काबिलियत साबित करने का मैदान मत बनाओ। बच्चों को इस्तेमाल करके तुम यहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स मत चलाओ। अपना टोस्ट प्लेट में रखते हुए पंकज मारवा ने खड़े होकर दादी माँ से कहा, माँ, पॉलिटिक्स तो वो लोग करते हैं जो परिवार के कुछ सदस्यों को बाकी सदस्यों से ज्यादा अहमियत देते हैं। चलो, अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपने पोते पर बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है अपने पोते की काबिलियत पर। अगर आर्यन और लड्डू के बीच में हुए खेल में जीत आर्यन की हुई तो मैं अपने हिस्से के शेयर से 1% शेयर अभी इसी वक्त आर्यन के नाम कर दूंगा। पंकज मारवा की यह बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। पंकज मारवा के बेटे आयुष ने उनका हाथ धीरे से दबाते हुए उन्हें बैठ जाने का कहा। पंकज मारवा अच्छी तरह से जानता था कि आर्यन पिछले कई सालों से घर की 4 दीवारी में बंद था। किताबों के अलावा आर्यन ने कभी कोई खेल नहीं खेला था। पंकज मारवा ये भी अच्छी तरह जानता था कि लड्डू आसानी से मोबाइल गेम में आर्यन को हरा देगा। किसी तरह पंकज मारवा दोनों बच्चों के बीच में लगी इस बेट में अपना फायदा निकलवाना चाहता था। दादी माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए पंकज मारवा से कहा, पंकज, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? और आर्यन बेटा, कोई जरूरत नहीं यह गेम खेलने की। अपनी बिल्कुल सॉफ्ट और धीमी आवाज में रिया ने अपनी बड़ी दादी से कहा, बड़ी दादी, मैं ये गेम जरूर खेलूंगा। हार जीत का तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैंने आज ये गेम नहीं खेला तो मैं डरपोक कहला जाऊंगा। कि कोई मुझे डरपोक कहे, यह बात आपको और डैड को बिल्कुल पसंद नहीं होगी। रिया की बात से दादी माँ का दिल जैसे एकदम से पिघल गया। इतनी सी उम्र में आर्यन की ऐसी बातें सुनकर दादी माँ को आज आर्यन पर पहले से कुछ ज्यादा ही प्यार आने लगा था। मौके का फायदा उठाते हुए पंकज मारवा ने रोहित से कहा, अरे वाह, अरे वाह, बड़ा समझदार हो गया है आर्यन। मेरे ख्याल से रोहित को भी अपने बेटे को कुछ सपोर्ट करना चाहिए। बोलो रोहित, मैं अपनी कंपनी के शेयर होल्डर से 1% शेयर अभी के अभी आर्यन के नाम पर करने के लिए तैयार हूँ। अगर आर्यन लड्डू के सामने जीत के जाता है तो क्या तुम्हें अपने बेटे पर इतना भरोसा नहीं है? क्या तुम अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए अपना एक पर्सनल शेयर दांव पर लगा सकते हो? यह बात सुनते ही दादी माँ ने अपना एक हाथ जोर से डाइनिंग टेबल पर पटकारते हुए कहा, बस करो पंकज, यह हमारा खानदानी डाइनिंग टेबल है, कोई जुए का अड्डा नहीं। छोटे बच्चों के खेल में भला रोहित को अपने शेर दांव पर क्यों लगाए? यह बात सुनते ही पंकज मारवा अपनी सीट छोड़कर दादी माँ के चेहरे के पास आया और उनसे कहने लगा, वाह वाह, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। जब मैंने अपने शेर आर्यन के नाम करने की बात की तब तो तुम्हारा खून बिल्कुल ही नहीं खोला, मगर बात जैसे ही रोहित के शेर की आई तब आपको इतना गुस्सा आ गया। इससे एक बात तो सबके सामने आज साफ हो गई कि आपके मन में परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग भावनाएं हैं। चलो रोहित, माँ को तुम्हारे शेर की बहुत फिक्र हो रही है, तो हम कंपनी के शेयर के बारे में बात नहीं करेंगे, मगर इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर आज आर्यन के साथ गेम में लड्डू जीता तो अभी अभी माँ ने आर्यन को जो खानदानी अंगूठी दी है वो अंगूठी आर्यन लड्डू को दे देगा। वैसे भी अंगूठी कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा नहीं, हमारे खानदान की विरासत है, जिसे माँ ने बिना सोचे समझे बिना लड्डू को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दिए बिना आर्यन के नाम कर दिया। आई थिंक दिस इज फेयर। इसे लड्डू को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल जाएगा। क्या कहते हो रोहित? तुम तो मारवा खानदान के हेड हो,
तुम्हें नहीं लगता मौका सबको बराबर इनका मिलना चाहिए? क्या कहते हो इस बेट के बारे में? अगर आर्यन जीता तो अभी के अभी मैं कंपनी के मेरे हिस्से के शेयर्स में से 1% शेयर्स आर्यन के नाम कर दूंगा, और अगर लड्डू जीता तो वह खानदानी रिंग लड्डू की होगी। नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए रोहित ने बड़े ही आराम से पंकज मारवा से कहा, ठीक है, मुझे मुझे मंजूर है। रोहित के फैसले पर दादी माँ हैरान रह गई। इससे पहले कि दादी माँ रोहित को यह कहने से रोके, रोहित ने अपना एक हाथ दादी माँ के हाथ पर रखते हुए उन्हें आगे कुछ कहने से रोक लिया। रोहित की आंखों में आर्यन के लिए कॉन्फिडेंस देखकर दादी माँ चुप तो हो गई थी, मगर जो कुछ भी हो रहा था वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। दादी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि पंकज मारवा की ये एक चाल थी जिससे वह खानदानी अंगूठी आसानी से हासिल कर सके। कुछ ही देर में लड्डू के बताई हुई गेम रिया ने अपने गेमिंग टैबलेट में डाउनलोड कर ली। दोनों बच्चे अलग अगल बगल में बैठकर अपने अपने टैबलेट में गेम शुरू करने की तैयारी करने लगे। इससे पहले कि बच्चे गेम शुरू करते, आयुष मारवा ने अपने पापा पंकज मारवा का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में पूछा, पापा आप जानते हो कि ये आप क्या कर रहे हो? हमारे 1% शेयर की कीमत कम से कम 80 से 90 करोड़ की होगी, और जबकि दादी माँ की वह रिंग मुश्किल से 30-35 करोड़ की होगी। क्या यह फायदे का सौदा रहेगा? अपने बेटे की नासमझी पर इरिटेट हुए पंकज मारवा आयुष को समझाते हुए कहा, अरे बेवकूफ, हर चीज को पैसे से नहीं तोला जाता। अगर वह रिंग हमने हासिल कर ली तो फ्यूचर में मारवा इंडस्ट्रीज को हेड करने का सबसे बड़ा कैंडिडेट लड्डू हो जाएगा। और फिर हम तो आर्यन को जानते हैं, सारा दिन किताबों में पड़ा रहता है, और हमारा लड्डू पूरा दिन अपने गेमिंग टैबलेट में। मुझे लगता है बड़ी आसानी से लड्डू आर्यन को हरा देगा और वह खानदानी अंगूठी हम हासिल कर लेंगे। दोनों बच्चों ने गेम ऑन कर दी। जो गेम सिलेक्ट की गई थी वह लड्डू की फेवरेट गेम थी, जिसमें 4 राउंड होने थे। हर राउंड में प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने थे। चौथे राउंड के बाद जिस प्लेयर के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वही गेम का विनर होगा। रिया के लिए यह गेम नई थी। उसने पहले कभी यह गेम नहीं खेली थी। गेम के रूल्स एंड रेगुलेशन समझने में रिया को थोड़ा वक्त लग रहा था। पहले राउंड में लड्डू ने बड़ी आसानी से रिया को हरा दिया। राउंड खत्म होते ही लड्डू ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर अपना जीत सेलिब्रेट कर दिया। हैरान की बात यह रही कि दूसरे राउंड में भी लड्डू ने आसानी से रिया को हरा दिया। गेम की टेक्निक्स कुछ ऐसी थी कि रिया को समझने में काफी मुश्किल हो रही थी। रिया अक्सर डिफिकल्ट लेवल की गेम खेला करती थी, इसीलिए अचानक ही आसान गेम के ट्रिक्स समझना रिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। दूसरे राउंड के बाद लड्डू की लीड रिया पर बहुत ज्यादा हो गई थी। पंकज और आयुष एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे थे। पंकज का विश्वास अब यकीन में बदलने लगा था कि लड्डू जरूर वह खानदानी रिंग आज हासिल करके रहेगा। तभी तीसरा राउंड भी खत्म हुआ। लड्डू लगातार तीसरे राउंड में अपनी जीत सेलिब्रेट करते हुए अपनी चेयर के ऊपर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाकर चेयर पर कूदने लगा। लड्डू ने सबके सामने अनाउंस करते हुए कहा, 3 राउंड के बाद मेरी लीड स्टूपिड आर्यन पर 500 पॉइंट्स की है, और अब सिर्फ एक ही राउंड बचा है। अब मैं जरूर जीत जाऊंगा। पंकज मारवा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से चलकर रोहित के पास गया और कहने लगा, देखा रोहित बेटा, मौका मिलते तो यह बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। बस हमारे खानदान में कुछ ही लोगों को मौके दिए जाते हैं। उसी बात का मुझे अफसोस हमेशा रहेगा। चलो अब हमारे बीच लगी हुई बेट को पूरा करने का टाइम आ गया है। वो रिंग तुम्हें हमारे हवाले करनी होगी। रोहित ने धीमी आवाज में पंकज मारवा से कहा, चाचा कम ऑन, यह तो सिर्फ बच्चों का खेल है। क्या सचमुच हमें इस बेट को पूरा करना होगा? इस पर आयुष मारवा ने रोहित के पास आकर कहा, अरे रोहित, कैसी बात कर रहे हो तुम? अभी अभी तो सबके सामने चैलेंज लगी थी। अगर लड्डू हार जाता तो हम भी हमारे हिस्से के शेयर्स में से 1% शेयर आर्यन के नाम कर देते। तुम तो मारवा खानदान के हेड हो, ना सिर्फ परिवार के मगर बिजनेस हेड भी तुम ही हो। कि
किए हुए वादे से मुकर जाना तुम्हारी कैपेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। रोहित ने फिर एक बार अपनी जगह से उठकर पंकज मारवा और आयुष से पूछा, आर यू श्योर? तुम सच कह रहे हो? पंकज मारवा और आयुष हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और फिर मुस्कुराकर पंकज मारवा ने रोहित से कहा, हाँ बेटा, ये बैट तो बैट है। चाहे खेल बच्चे रहे थे, मगर चैलेंज तो हम बड़ों के बीच लगी थी। मेरे ख्याल से हमें इस चैलेंज को जरूर ऑनर करना चाहिए। रोहित ने अपनी जेब से फोन निकालकर चिराग मेहता को फोन लगाया और कहा, चिराग, एक डॉक्यूमेंट ड्रॉप करके तुम उसे कर ले आओ जल्द से जल्द। पंकज चाचा अपने हिस्से के शेयर्स में से 1% शेयर्स आर्यन के नाम करना चाहते हैं। तुम सारे डॉक्यूमेंट्स बनाकर कर आ जाओ, हम पंकज चाचा से सिग्नेचर ले लेंगे। यह कहते हुए रोहित ने फोन काट दिया। हैरान पंकज मारवा कभी रोहित को देख रहे थे तो कभी अपने बेटे आयुष को। तभी आयुष मारवा और पंकज मारवा की नजर सामने बैठे लड्डू पर पड़ी। लड्डू निराश और हताश अपने गेमिंग टेबलेट की ओर बिना पलके झपकाए देख रहा था। तभी रिया अपनी जगह से उठकर लड्डू के पास गई और टेबलेट पर उंगली रखकर लड्डू को समझाने लगी। दरअसल इस गेम में सबसे इम्पोर्टेंट है वह जोकर, उसे आखिर तक बचा के रखो। उससे तुम्हारे हर मूव पर तुम्हें 4 गुना प्रॉफिट मिलेगा। आइंदा से जब भी यह गेम खेलो तो इस बात का जरूर ख्याल रखना। लड्डू ने धीरे से अपनी नजरें उठाई और अपने दादा पंकज मारवा को देखने लगा। फिर अपनी जगह से उठकर लड्डू ने रिया से कहा, देखो आर्यन, इस बार तुम लक्की थे। मुझे लगता है हमें दोबारा यह गेम खेलने चाहिए। मुझे लगता है पक्का इस बार मैं ही जीतूंगा। जब लड्डू ने देखा कि उसके पापा और दादा शौक होकर उसे देख रहे थे तो लड्डू के मन में डर बढ़ने लगा। वह दौड़कर अपने दादाजी के पास गया और उनका पैंट पकड़कर कहने लगा, दादाजी, वह लकी था इस बार। मैं जीत सकता हूँ। मुझे पता है मैं ही जीतूंगा। आप एक बार और बेट लगाइए। मैं कहता हूँ इस बार आप बेट का अमाउंट बढ़ा दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ही जीतूंगा। अचानक ही पंकज मारवा ने लड्डू के गोल मटोल गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया और कहा, बेवकूफ, सारा दिन मोबाइल में यही गेम खेला करते हो तुम, फिर भी एक ऐसे बच्चे के सामने हार गए जो पहली बार गेम खेल रहा था। नन्ही सी रिया दौड़कर रोहित के पास आई। रोहित ने रिया को अपने हाथों से उठा लिया। रिया ने रोहित से कहा, मैं बहुत डर गया था डैडी, मैं तो लगभग हार ही गया था। फिर अचानक ही मुझे गेम में जोकर नजर आया। मैंने जोकर का इस्तेमाल किया और जीत गया। रोहित जानता था कि रिया नाटक कर रही थी। रिया गेमिंग में इतनी टैलेंटेड थी, यह बात रोहित पहले से जानता था। मगर अपनी बेटी की बातों पर स्माइल करते हुए रोहित ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाकर कहा, वेल डन आर्यन बेटा, तुमने अभी अभी अपने लिए पंकज अंकल की कंपनी के शेयर से 1% अपने नाम कर लिए है। पहली बार गेम खेले और अच्छी कमाई हो गई। पंकज मारवा के थप्पड़ से लड्डू अब जोर जोर से रोने लगा था, मगर रोते हुए लड्डू सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मैं अभी भी जीत सकता हूँ, मुझे एक मौका और दो। पंकज मारवा ने लड्डू के कंधे को पकड़कर जोर से हिला दिया। लड्डू अचानक ही रोते रोते शांत हो गया। पंकज मारवा ने देखा कि लड्डू के गोल मटोल गोरे गोरे गाल उसके थप्पड़ की वजह से लाल हो चुके थे। लड्डू की आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर लड्डू की आंखों में बदले की भावना साफ नजर आ रही थी। अपने घुटनों के बल बैठकर पंकज मारवा ने लड्डू की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि इस बार तुम ही जीतोगे? लड्डू ने अपने दादाजी की आंखों में आंखें डालकर आंसू पोंछते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। पंकज मारवा पास पड़ी चेयर का सहारा लेते हुए अपने पैरों पर खड़े हुए और रोहित से कहा, ठीक है, तब एक और गेम हो जाए।